ओके, आई एम सॉरी। ओके, सो जी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खिलजी डेंसिटी को हमने लिखा, इसको समझा, और ये बेसिक एमसीक्यूज जो हैं वो हमने डिस्कस किए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। खिलजी के बाद की जो बातें हैं, खिलजी के बाद हुकूमत में कौन आता है? खिलजी के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हुकूमत में आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? क्या थे? इनकी क्या जो है वो कहानी है, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अलाउद्दीन खिलजी की तरफ जो है वो चलते हैं। मैं ये पिक्चर्स आपके साथ शेयर करता हूँ। ये पिक्चर्स मोस्ट प्रोबेबली आपको समझने में मदद दें इस सारे के सारे सिनेरियो को। आपको पता चले कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो दिखने में कैसे थे। अमूमन हम जब किसी चीज़ को देख लेते हैं, हमें देर तक वो चीज़ याद रहती है। सो ये हमारे सामने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो जलालुद्दीन के बाद आए थे। ये नोट कर लीजिएगा। जलालुद्दीन जो हैं वो उसके पहले थे, हमारे पास फाउंडर थे। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो अलाउद्दीन आते हैं। मैं टेक्स्ट को जो है वो इनेबल कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे लिख सकें। ओके, ओके जी, ठीक हो गया। ओके जी। सो यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइएगा जस्ट टू चेक इट आउट कि आप सोए तो नहीं। खिलजी डायनेस्टी भला इंडिया में खत्म कब हुई थी? मैंने बताया शुरू नहीं, खत्म कब हुई थी? सिर्फ ये बताइएगा। ये जो डायनेस्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खत्म कब हुई थी? 1320। याद रखिएगा, खिलजी ने और एक जो मार्केट के लिहाज से मार्केट कंट्रोल इंट्रोड्यूस करवाया था जलालुद्दीन ने, उसकी बड़ी वजह ये थी कि आर्मी मिसमैनेज हो रही थी, आर्मी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। आर्मी के लिए कोई ना कोई चीजें जो है वो कम होती चली जाती थी। कभी खाने के लिए कुछ कम हो जाता था, कभी कुछ कम हो जाता था, तो उसके लिए उन्होंने मार्केट कंट्रोल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मिज़ार कहाँ पे है? कुतुब मीनार के अंदर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का मिज़ार है। याद रखिएगा, कुतुब मीनार जो आप देखते हो, आज के बाद जब उसे देखोगे तो एक चीज़ ये भी याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, जो हमारे पास खिलजी डायनेस्टी का दूसरा बादशाह था, वो वहाँ पे लोकेटेड है। और अब हमने जो है वो कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें पढ़ ली। अब मुझे बताइएगा कि मैंने आपको एक टाइटल बताया था, एक नाम बताया था, अमीर खुसरू का नाम बताया था। कोई मुझे बता सकते हैं ये अमीर खुसरू कौन थे? मैंने बताया था अमीर खुसरू कौन हैं, तो अमीर खुसरू की डिटेल्स मैंने कुछ गाइड की थी आपको। अमीर खुसरू कौन थे? पैरेंट ऑफ इंडिया, एक्सीलेंट मरियम जफर, यस, ही वाज अ पोएट। एक सवाल जो पेपर में बार-बार आता है वो है कि अमीर खुसरू की जो पेरेंट ऑफ इंडिया थे और इनको जो है किसी से मिलाया जाता है कि इनका पेयर, इनके जोड़ का बंदा कौन था। हम थोड़ा-सा हटे हैं लेकिन ये हटना ज़रूरी था। याद रखिएगा तबक़ात-ए नासिरी, ये तबक़ात-ए नासिरी जो हैं, इनको कहा जाता है कि तबक़ात-ए नासिरी इनके आला पाए का, इनके मुकाम के बराबर जो है, जिस तरह ये पेरियड ऑफ इंडिया जो थे अमीर खुसरू, तो इनके मुकाबले का तबक़ात-ए नासिरी जैसा कलाम है जो कि इसके लेवल को टच करता है। रैंडम इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जहाँ पे भी हमें अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन ये हमें ज़रूर मिलता है कि अमीर खुसरू के पाए का, अमीर खुसरू का जो कलाम है, उसके लेवल का कलाम कौन-सा है, तो वो तबक़ात-ए नासिरी है। यही आपने जो है वो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी बादशाह बनने से पहले गुलाम नहीं था। ये आपने याद रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी, ही वाज़ नॉट अ स्लेव। ये गुलाम नहीं था। ये कभी नहीं लिखेंगे कि ये गुलाम है, ये उसको टिक करेंगे। एक कहानी में नया एक ट्विस्ट लेके आते हैं। जो पहला मुसलमान था जिसने हिंदुस्तान को कंक्वेस्ट किया, दक्खन की तरफ दक्खन की तरफ गया, और जो किंगडम्स ऑफ दक्खन जिनको इससे पहले कोई फतह नहीं कर पाया था, किंगडम्स ऑफ दक्खन को, उनको जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने पहली दफा फतह किया। सो हम ये किंगडम ऑफ दक्कन को फतह करने का नाम भी अलाउद्दीन खिलजी है, ये हम याद रखेंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि खिलजी डायनेस्टी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी।
और इसमें खिलजी डेंसिटी के अंदर जो है सबसे पहले जो है जो चीज सादिया बशीर सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सादिया, हमारे जो अपने पैरामीटर्स हैं, तो मेरा ख्याल है इस पे तो वॉइस बिल्कुल ठीक है। सो वॉइस इज क्लियर। मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा ताकि अगर कोई इशू है तो हम उसे चेक कर सकें। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है ताकि सभी जो है वो लिखिएगा। ठीक है, इसके मुताबिक जो है वो ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मैंने भी चेक कर लिया। सर, तबकात नासरी इनका कलाम था या खताब था? नहीं जी, इनका ना तो खताब था ना कलाम था। तबकात नासरी को लिखने वाले कोई और हैं, उनके लेवल का, जिस तरह से हम ये कहें कि ये किताब उसके उस लेवल तक जाती है। मिसाल के तौर पर ये मिर्ज़ा गालिब ने फर्ज कर लेते हैं इकबाल के लेवल तक की जो है वो बातें की, ये इकबाल के लेवल का कलाम था। समझाने के लिए तो तबकात नासरी जो हैं वो अमीर खुसरू के कलाम के करीब करीब था। तो ये वो पूछते हैं कि ये किससे मिलता जुलता था। रैंडम क्वेश्चन था, आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होगी। मुगलों की आमदनी, इनकम का सबसे बड़ा जरिया, गैस करें क्या होगा उन दिनों में? एनी रैंडम गैस, क्या होगा? सो क्या था हमारे पास जो है वो, क्या होगा जी इनकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया जो है वो? एनी आइडिया? एनी रैंडम गैस, कुछ भी आप जो है वो गैस कर सकते हैं। ट्रेड होगी, तजारत होगी, ठीक है। नहीं, सीरत अमीर खुसरो जो है वो सिंगर थे, वो पोएट थे। 1253 के करीब करीब। हाँ जी, इनका जो है वो जजिया था जी। जजिया जो है वो सबसे पहला वो था, ट्रेड नहीं थी जी। जजिया, जो आप जानते हैं कि जजिया जो है जब आप किसी इलाके को फतह करते हैं और वहाँ पे गैर मुस्लिम्स होते हैं, उनसे जो आप टैक्स लेते हैं, वो जजिया कहलाता है। अच्छा जी। अम, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ और भी किया था। इसने एक बिल्डिंग कंप्लीट करवाई थी जो कि इनकम्प्लीट रही थी और बाद में आके कंप्लीट हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी की बनाई हुई इस बिल्डिंग का नाम जो है वो अलाई मीनार था। मैं ये चाहूंगा कि अलाई मीनार भी जो है वो आपको दिखाया जाए। अलाई मीनार जो था वो हमारे पास एक ऐसा मीनार है जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। सो हमारे पास कुछ सॉरी, ये अलाई दरवाज़ा है, अलाई मीनार नहीं है इसके साथ इस पिक्चर में आया। तो आप उसको जो है वो फिर सर्च आउट कर लीजिएगा। आप वो थिंकिंग के शायद हमारे पास वो होगा, लेकिन ये अलाई दरवाज़ा था। सो वो इनकम्प्लीट रहा था इसके टेन्योर में, तो बाद में आके उसको कंप्लीट किया गया। अलाई मीनार जो है वो हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाया, कंप्लीट नहीं हो सका। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि खिलजी डेंसिटी जो है शुरू होती है 1290 में, खत्म होती है 1320 में। कितने साल टोटल ये रहता है? खिलजी डेंसिटी कितने साल टोटल रहती है? एनी आइडिया अबाउट दैट? 30 ईयर्स। एक्सीलेंट। याद रखिएगा, 30 ईयर्स तक जो है वो खिलजी डेंसिटी बरकरार रहती है। आगे मुझे बताइएगा, फिर वही क्वेश्चन आपको चेकआउट करने के लिए, समझ में आया या नहीं आया। खिलजी डेंसिटी से पहले वाली डेंसिटी का क्या नाम था? सलीब डेंसिटी। अमीर खुसरो, जिसे पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा उनका एक कलाम है, एक मजमुआ है जिसको हम खजानुल फत कहते हैं। KHAZAINULFUTUH। खजानुल फत हमारे पास एक ऐसा मजमुआ है अमीर खुसरो का लिखा हुआ, जो हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सबसे ज्यादा मालूमात देता है। उस टेन्योर में क्या क्या होता था, किस तरह से लोग जो हैं वो मूव करते थे, किस किस तरह की रिस्ट्रिक्शन थी, क्या क्या चीजें थी। ये एक शायर था और बड़े ढंग की चीजें इसने जो है वो बताई थी। इन तमाम चीजों को समझा जा सकता है। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास जो है वो एक और क्वेश्चन आ जाता है। अब इस क्वेश्चन का
इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा हटेंगे, लेकिन याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार साथ आता है। ये इतना अहम नहीं है कि इसकी पूरी स्टोरी सुनाई जाए, लेकिन ये हाँ इतना अहम जरूर है कि आपको याद रहना चाहिए कि इसका राइटर कौन था। शाहनामा बड़ी दफा पेपर में आ चुका है बाय द वे, जिन्होंने पीपीएससी या शाहनामा जो है इसका राइटर का नाम फिरदौसी था। और इसकी डिटेल्स क्या हैं इसको जरूर देखिएगा, आपको काफी चीजें समझने को मिलेंगी। ओके जी, वापिस आते हैं अपनी कहानी की तरफ जो है वो जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने और जलालुद्दीन खिलजी जो हैं वो दोनों ने जलालुद्दीन खिलजी ने एक बुनियाद रखी, उसी बुनियाद को आगे अलाउद्दीन खिलजी लेके गए। इन्होंने खुराक की कीमतों को मुतय्यन कर दिया। वजह ये थी ताकि सप्लाईज जो हैं वो मुतासिर ना हो। अब इसी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट अगर समझा जाए कि इनका रोल कहाँ पे है, तो वो इनका मुआशियात को लेके है, इकोनॉमिक्स को लेके इनका जो रोल था वो सबसे ज्यादा था। एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो खिलजी रूलर्स थे हमारे पास, इनकी रूट्स कहाँ थी, इनकी जड़ें कहाँ थी, कहाँ से ये खानदान शुरू होता है और कहाँ से प्रोड्यूस या ये मूव ऑन करते हैं। कहा जाता है ये सेंट्रल एशिया से जो है वो इनकी रूट शुरू होती है। अब सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसको एक दफा ढंग से आप जो है वो देख लीजिएगा कि सेंट्रल एशिया की जब हम बात करते हैं, कितने लोगों को पता है कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं सेंट्रल एशिया में। चलें आपको ये भी कहानी जो है वो आज समझा ही देते हैं और आपको ये कभी नहीं भूलेगी। इसके लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। मान लीजिए कि अब आपको सेंट्रल एशिया की कंट्रीज को समझना है। ये क्वेश्चन सेंट्रल एशिया के बारे में बड़ा अहम है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे बताइएगा कितने लोग जो हैं वो इस सिटी के नेम को जानते हैं, और कोई अगर हमारे पास इस सिटी से है तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। अटक को जानते हैं? अटक नाम सुना है पहले इससे कभी? याद रखिएगा हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज को समझना चाहते हैं। अटक है। मान लीजिए किरण जिशान साहिबा एक दफा गई हैं, अटक था। अब हमने अटक के स्पेलिंग थोड़े तब्दील कर लिए। अब मैंने क्या लिखा, अब मैंने जो है ए उसी तरह से लिखा, लेकिन मैंने डबल टी भी उसी तरह से लिखा। ओ की जगह मैंने क्या किया, यू लिख दिया, और ये के। अगर मैं इतनी तब्दीली कर दूं, आप इस चीज पर माइंड तो नहीं करेंगे? अगर आप माइंड करेंगे भी तो प्लीज थोड़ी देर के लिए ना कीजिएगा। अटक से मुराद अब हमारे पास जो है ये नाम है बेसिकली सेंट्रल एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं ये उनके नाम है। अब कैसे नाम है? ए स्टैंड फॉर, अब ये लिख लीजिएगा। अब नोट आपने करना है, ए स्टैंड फॉर आजरबाईजान। माय गॉड, इतना बड़ी कैसे हो गई यार ये? हाँ थोड़ा लाइक, ओके ओके, ए स्टैंड फॉर आजरबाईजान। ओके, आजरबाईजान, आजरबाईजान का नाम लिख लीजिएगा। ये काफी गुस्सा करेंगे अगर आपने ना लिखा। चलिए मैं भी कोशिश करता हूँ लिखने की, भला मुझसे भी यहाँ पे लिखा जाता है। थोड़ा सा एरो छूटा कर लेते हैं ताकि आजरबाईजान को हम लिख सकें। ओके, सो जी ये हमारे पास है जी आज़रबाईजान, एक उतरता है। अब हम जो है एक चीज़ हमने समझ ली। अब टी जो है वो हमारे पास किसको बताता है? टी हमारे पास कुछ और बताएगा। टी हमारे पास बताएगा जी ताजिकिस्तान को, ठीक है? टी हमें क्या क्या बताएगा जी? ताजिकिस्तान को। ये हमने यहाँ पे ताजिकिस्तान भी ऐड कर दिया, ताजिकिस्तान को। अब जो दूसरा टी है इसके बाद वो भी हमें कुछ और बताएगा। अब दूसरा टी क्या बताएगा हमारे पास जो है, ये बताएगा तुर्कमानिस्तान को। सो इसका अगर मैं कलर चेंज कर दूं, आई एम श्योर कि ये काफी आसान हो जाएगा, चीजें मिक्सअप नहीं होंगी। सो यू आपको बताएगा उज्बेकिस्तान को, ठीक है? अब याद रहेगा, यू आपने लिख दिया, सायरा ने लिख दिया, एक्सेलेंट। यू बताएगा उज्बेकिस्तान। मैं यहाँ पे फिर भी लिख दूंगा क्योंकि आप लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, तो ये आप भूलिएगा ना। उज्बेकिस्तान जो है वो, किसी ने वो एक मीम देखा होगा, वो रोटेट कर रहा था कि वो कहते हैं उप्स पाकिस्तान, समवन वाज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ कि मैं उज्बेकिस्तान से हूँ। उसने कहा ये उप्स पाकिस्तान, ये क्या बात हुई भाई? ओके जी,
कि हमारे पास है काज़ाकिस्तान से जो है वो, ठीक है जी? कि हमारे पास यहाँ पे स्टैंड करेगा काज़ाकिस्तान के लिए, स्पेलिंग्स देख लीजिएगा जी। और हमारे पास एंड वाला के जो है वो किर्गिस्तान के लिए जो है वो स्टैंड करेगा। जो हमारे पास सारे का सारा चार्ट है जो स्टैंड करेगा, वो मैं यहाँ पे आपके सामने इन तमाम को लिख देता हूँ। और ये जो है वो हमने इनको लिख दिया। अब आई एम श्योर कि ये आपको कभी नहीं भूलेगा। क्लियर जी? अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान। भूल जाए, अटक को याद रखिएगा, लेकिन स्पेलिंग यू के साथ जो है वो याद रहेगा। क्लियर जी? यहाँ तक याद हो गया? सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया में कौन-सी कंट्रीज़ हैं? अब ये वाली कंट्रीज़ हैं। अच्छा, मैं इनकी करेंसीज़ भी बता दूँ, समझा दूँ करेंसीज़ भी अगर कहते हैं तो? वो भी एक आसान सा इसी तरह से। चलिए, आपको करेंसीज़ भी बता दें। आप सब सोए तो नहीं हुए? यू आर नॉट एन्जॉयिंग द सेशन, बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, हो भी रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा नहीं मुझे। कोई बात नहीं है, थोड़ा बोर होना बनता है आपका, यू नो। सो मेकिंग नोट्स। ओके, जो बोर हो रहे हैं वो प्लीज़ बताइएगा नहीं, ठीक है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अज़रबैजान जो है वो अज़रबैजान के लिए ना मैं यहाँ से एरो लगाऊँगा नीचे, और आपने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना कि मैंने इन तमाम को जो है वो काट दिया है। अब यहाँ पे एक और वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं। डाटा बड़ा इम्पोर्टेंट है आजकल जो है वो। हर बंदा डाटा के पीछे भागता है। इवन कुछ लोग तो इतने फ़याज़-दिल होते हैं, वो स्कैमर्स होते हैं, वो आपका डाटा जो है वो लेने के लिए पता नहीं क्या-क्या करते हैं। वो कहते हैं 25 जीबी डाटा जो है वो कोई कंपनी दे रही है, वो ये है, वो है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। डाटा की स्पेलिंग्स तो आप सबको याद रहेंगे, क्योंकि आखिर आप भी जो है वो डाटा यूज़ करते हैं। इंटरनेट का डाटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये अगर मैं इसको बी डाटा बी लिख दूँ तो भूलेगा तो नहीं? सिंपल सा लिखा बी डाटा बी। तो बी डाटा बी जो है आप कह सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो अ, भाई डाटा बेच दो, ठीक है? या भाई डाटा भेजो। अब कौन सा डाटा हो सकता है? गर्ल्स के लिए कुछ और हो सकता है, बॉयज़ के लिए कुछ और हो सकता है। भाई डाटा भेजो। अब ये डाटा कौन भेजेगा? ये एक अलग कहानी है। जी, पहली कंट्री थी अज़रबैजान। इसका जो मैं कैपिटल बताऊँगा जी, करेंसीज़ खुद से देख लीजिएगा। कैपिटल इसका है जी बाकू, ठीक है? अज़रबैजान है, कैपिटल का नाम है जी बाकू। बाकू बी से बाकू याद रहेगा आपको, आई एम श्योर आप भूलोगे नहीं, बाकू जो है वो। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का जो है वो हमारे पास है दुशंबे, दुशंबे, दुशंबे है ताजिकिस्तान का जो है वो हमारे पास। अज़रबैजान का है बाकू, बाकू में तो आप गए भी होंगे, काफ़ी लोग जो हैं वो आसान है जाना वहाँ पे। ताजिकिस्तान का है दुशंबे। इसके बाद हमारे पास है जी तुर्कमेनिस्तान का, हमारे पास है इसगैप्ट, ठीक है? इसगैप, ASGA। मैं ना नाम भी लिख देता हूँ साथ यहाँ पे ना। बाकू है BAKU, DUSHANBE दुशंबे, ASGABAT एस्कैप्ड। इसके बाद हमारे पास है जी ताशकंद, फिर हमारे पास है जी एस्टना, और फिर हमारे पास है जी बिश्केट। थोड़ा-सा साइज़ इनका छोटा करना पड़ेगा। ओके जी। जी, हमारे पास अब जो है कहानी में आसान सी चीज़ ये होगी, अज़रबैजान का हो गया बी से, पहला बी जो है वो बाकू, ताजिकिस्तान का जो है वो हो गया दुशंबे, तीसरे नंबर अफ़गानिस्तान का हो गया जी हमारे पास एस्धार, ये ए जो है वो ज़ाहिद कर रहा है, ठीक है? उज़्बेकिस्तान का हमारे पास जो है वो हो गया जनाब ताशकंद, और किर्गिस्तान का हमारे पास हो गया एस्ताना, और काज़ाकिस्तान का हमारे पास हो गया बिश्केक। अब याद रखिएगा कि रिसेंटली जो है ये चेंज हुआ है, एस्ताना जो है इसको नूर सुल्तान उन्होंने किया है। हमारे पास जो है काज़ाकिस्तान का जो हमारा है कैपिटल है काज़ाकिस्तान का, वो एस्ताना है। ये तरतीब आई थिंक थोड़ी-सी गलत हो गई एंड पे जो है वो। किर्गिस्तान जो है, किर्गिस्तान इसका हमारा जो कैपिटल है वो यहाँ पे ना किर्गिस्तान जो है वो हमारे पास एंड पे ये बिशिक है। ये देखिएगा, ये लिख लीजिएगा। और यहाँ पे जो ताजिकिस्तान है,
काजिकिस्तान का एस्टेना से तब्दील होके नूर सुल्तान जो है वो चला गया। ये जो तरतीब गलत होगी वो बी डाटा बी की नहीं हुई, उन्होंने नेम चेंज कर दिया और उस वजह से तरतीब गलत हो गई। ठीक है जी। सो ये हैं हमारे पास जो है वो कुछ डिटेल्स, दोबारा सुन लीजिएगा। आज़रबाईजान का जी बाकू है, बी से बाकू है। ताजिकिस्तान का दुशंबे है। तुर्कमेनिस्तान का एस्कैप्ट है। उज़्बेकिस्तान का हमारे पास जो है वो ताशकंद है। हमारे पास किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान का ये हमारे पास जो है वो बिस्किट है। और काज़ाकिस्तान का अब हमारे पास जो है वो एसन है। ठीक है जी। तो ये आपने जो है वो याद रखना है। ठीक है जी। क्लियर? एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है? चलिए, इसके बाद हम जो हैं वो वापस चलते हैं उसी कहानी पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो जी, अब हम वापस आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या यहाँ पे कर रहे थे। सो अलाउद्दीन खिलजी की जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई और वो हमने समझने की कोशिश की। और बात चली थी कि ये इनकी रूट्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया की तरफ जाती हैं और वहाँ से हमने कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश की। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट कि खिलजी जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया, या खिलजी वर्ड जो है वो इसका मीनिंग क्या है। सो खिलजी वर्ड जो होता है ये बेसिकली जो है वो रिफर करता है अफगानिस्तान के एक विलेज की तरफ। जो है अफगानिस्तान का एक विलेज है। पूछा जाएगा आपसे जो है वो द वर्ड खिलजी रिफर्स टूवर्ड्स, ये अफगानिस्तान का एक विलेज है। ठीक है, अफगानिस्तान का एक विलेज है। और ये जो हमारे पास खिलजी है ये बेसिकली इनकी एक कास्ट है, उसकी तरफ ये रेफर करता है। मुझे ये भी आपको बताने दीजिएगा कि खिलजी डेंसिटी के अंदर इन टोटल आपके पास जो है वो 4 रूलर्स थे, 4 हुक्मरान थे जिन्होंने हुकूमत की थी। सो 4 रूलर्स थे जिन्होंने इस पे हुकूमत की थी। और ये कब खत्म हुई थी, किस साल में खत्म हुई थी, बताइएगा। कब खत्म हुई थी जी खिलजी डेंसिटी आपके पास? 1320 में खत्म हुई थी। ओके, कहानी में एक करेक्टर जो है नया ऐड करते हैं। इस करेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें नजर आ जाए। इसको जो है वो आप कभी ना भूलिएगा। हमारे पास जो है ये तो हमारे पास बैलबन है, गयासुद्दीन तुगलक जो है वो, जी ये हमारे पास जो करेक्टर हैं गयासुद्दीन तुगलक जो हैं, इन्हें कभी ना भूलिएगा। सो गयासुद्दीन जो हैं वो तुगलक बड़े ज़बरदस्त थे। ये खिलजी डेंसिटी के बाद जो है अगली डेंसिटी आती है हमारे पास, ये उसके पहले सुल्तान। सो इनका मुकम्मल नाम जो है वो गयासुद्दीन तुगलक है। अगर आप जो हैं वो इनके नेम को भूल जाएँ, समझना चाहें कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो कॉर्नर में इनका नाम देख सकते हैं। ठीक है? कॉर्नर में आपको देख के पता चल जाएगा कि ये किसका जो है वो नाम गयासुद्दीन तुगलक जो है वो। खैर, ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ बातें जो हैं वो गयासुद्दीन के बाद बारे में ही आएँगी और हम उसी को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम गयासुद्दीन को डिस्कस करें, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो कि बहरे-कैफ़ आप उनको नहीं भूलेंगे और उनको जो है वो रिकॉल करेंगे, टाइम एंड अगेन इनको रिवाइज़ करेंगे और इन चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। आपने याद रखना है कि जो खिलजी डायनेस्टी के अंदर जो है वो सबसे बड़ा रैंक होता था, ये भी अक्सर पेपर में आ जाता है, उसको नायबुल मुल्क कहा जाता था। नायब नायबे मुल्क भी कहते थे और नायबुल मुल्क भी कहते थे। नायबे मुल्क यानी कि मुल्क का जो है वो खादिम। और अलाउद्दीन खिलजी जिनकी पिक्चर आपके सामने है, ये अपने आप को कहा करते थे सिकंदर सानी। सो अलाउद्दीन खिलजी जो आपके सामने हैं, अपने आप को सिकंदर सानी कहा करते थे। ये भी आपने बात कभी नहीं भूलनी। और सुल्तान बलबन जो हैं, वो अपने आप को नायबे खुदाई कहा करते थे। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, ये सुल्तान के मुतल्लिक जो है, सुल्तान बलबन अपने आप को कहा करते थे कि वो नायबे खुदाई हैं। नायबे खुदाई खुदा की बुनाई मखलूक के लिए जो है वो जो काम करने वाला है। ओके जी। अब हमें जो है कुछ और समझना है। अच्छा जी, अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, इन्होंने हमारे पास जो हैं, हमने देखा कि इन्होंने एक दरवाज़ा
तामीर किया था, और वो हमारे पास अलाई दरवाज़ा कुछ यूँ है, ये इन्होंने बनाया था। ये इनकी जो है वो बड़ी मशहूर जो है कह लीजिए कि इनकी आर्किटेक्चर है, बनाने से मतलब ये था कि इनका ख़्याल इनका था और ये इन्होंने बनाया, और इसे हम अलाई दरवाज़ा कहते हैं। अलाई दरवाज़ा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो बनाया था, ठीक है? और इनके टेन्योर के अंदर एक ऐसा शख्स था जो बहुत फ़ेमस था, और उसको जो है वो हमारे पास जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो बड़े फ़ेमस होते थे। इनके टेन्योर के अंदर जो इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह लीजिए, जो डील करते थे तमाम मिलिट्री के मुतालिक मैटर्स को, उन्हें मलिक काफूर कहा जाता है। सो मलिक काफूर साहब की तस्वीर देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मलिक साहब जो हैं वो शायद पाकिस्तान में होने वाली महंगाई से काफ़ी नाराज़ हैं। वो अपने होंठों से गुस्से का इज़हार कर रहा है। तो ये जनरल हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी का। इनका करैक्टर काफ़ी ढीला-ढाला था। इनके बारे में काफ़ी बातें मशहूर हैं, और वो क्या-क्या है, आप ज़रा खुद से इसको सर्च आउट करने की कोशिश कीजिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि हम जो हैं वो क्या, इनका नाम मलिक काफूर, मलिक काफूर, काफ़िर नहीं था, काफूर था। सो वो काफूर KAFUR, ये जनरल थे जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत। ओके जी, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे अ, उम्मीद है कि आपको खिलजी डायनेस्टी समझ में आ गई। अब हम तुगलक डायनेस्टी की तरफ बढ़ेंगे। तुगलक डायनेस्टी को जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या होती है तुगलक डायनेस्टी जो है वो? अच्छा जी, तुगलक डायनेस्टी जो है हमारे पास, जब हम उसकी बात करेंगे, मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगा जी, गयासुद्दीन तुगलक, पहले भी मैंने जो है वो दिखाई। गयासुद्दीन तुगलक जो हैं, ये हमारे पास बेसिकली माने जाते हैं कि ये फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, यानी कि जो खिलजी डायनेस्टी के बाद हमारे पास अगली डायनेस्टी आती है, उसके जो फाउंडर थे, वो हमारे पास जो हैं वो, अच्छा, सिकंदर सानी नायब-ए-मुल्क है जी, वो मैंने बताया था आपसे कि जो हाईएस्ट ऑफिस होता था, जो हाईएस्ट रैंक होता था खिलजी डायनेस्टी के अंदर जो है, वो हमारे पास जो है वो नायब-ए-मुल्क होता था, ठीक है? ये किरण ने बता भी दिया सीरत आप। अब जी खिलजी डायनेस्टी के बाद जो है वो हमारे पास आती है तुगलक डायनेस्टी। अब अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे ज़रा अब ये बताइएगा कि तुगलक डायनेस्टी जो है, इससे पहले खिलजी आती है, उससे पहले कौन-से वाली आती है? ये हम डिस्कस भी करेंगे, तरतीब से भी आपको याद करवाएँगे। सलेब आती है। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो गयासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। गयासुद्दीन जो हैं तुगलक हुकूमत में आते हैं, और उसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें बदलती हैं, काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें याद रखने के लिए, तुगलक जो हैं, इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो हुकूमत की, इनकी डायनेस्टी ने, वो 1320 से शुरू होती है, और ये बड़ी लंबी चलती है। 1414 तक इनकी हुकूमत जो है वो चलती है। इस डायनेस्टी की, ये ख़ानदान इतनी लंबी हुकूमत करता है। सो इसमें हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक का नाम सबसे पहले आता है, जो इसके सबसे पहले या फर्स्ट रूलर थे। अब एक चीज़ यहाँ पे और अहम, जो कहानी के मुतालिक तो नहीं है, अलबत्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा कि 1494 में कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना। बेसिकली 1494 के अंदर जो है वो बाबर ने, उसको एक्सेशन मिला था, कहाँ पे, फरगाना के ऊपर जो है वो फतह कर लिया था उसने, कब्जा कर लिया था, उसको अपने कब्जे में ले लिया था फरगाना को। सो ये फरगाना बेसिकली कैपिटल था, एक जगह का नाम है, ये किसी खातून का नाम नहीं है। अब ये क्या था, 1494 में क्या हुआ था, बाबर ने फरगाना को कैसे कब्जे में लिया, बाबर को कैसे उसकी अपनी सल्तनत से निकाला गया, ये चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्हें एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। कहानी में वापस आते हैं, और हाँ, मैं आपको एक शायद ये भी साइड नोट पे बता दूँ, वास्को डे गामा का नाम आप अक्सर सुना करते हो। 1498 में उसने कुछ किया था, वास्को डे गामा ने। वो फर्स्ट वॉयेज उसने लिया था, एक सफ़र किया था, और वास्को डे गामा जो है वो इंडिया की तरफ आया था, कुछ ढूँढते-ढाँढते। वो 1498 का ज़माना था, जब वास्को डे गामा जो है वो इंडिया की तरफ आया था।
सो अगर किसी को स्पेलिंग्स ना याद हो तो वास्को ड GAMA, ये भी याद रखिएगा। नंबर 3 पे वापस आते हैं जी। गयासुद्दीन तुगलक जो है, इन्होंने टॉम बनाया था, एक मज़ार बनाया था। किनका मज़ार इन्होंने बनाया था? शाह रुकन आलम हैं, वो मुल्तान से थे। शाह रुकन आलम जो हैं वो बेसिकली सूफी थे। इनका सिलसिला जो है वो सोहदवर्दिया था और ये मुल्तान से थे। बाकी डिटेल्स जो हैं वो इनकी आप खुद से देख लीजिएगा कि रुकन आलम की बाकी डिटेल्स क्या-क्या थी। लेकिन ये सिलसिला है, सूफीइज़्म से इनका ताल्लुक था और उनका मिज़ाज इन्होंने बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं। कहा यह जाता है कि जितनी हुकूमत में ज़्यादा अपनी सल्तनत को वुसअत दी, वो हमारे पास यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक में या इनके बाद जो हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन दोनों ने दी। सो हम ये कह सकते हैं कि 2 हमारे पास नेम आते हैं जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी के अंदर चीज़ों को बहुत बढ़ाया। एक तो गियासुद्दीन है और दूसरा उसके बाद जो है वो हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो आ जाते हैं। सो ये 2 हमारे पास ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी सल्तनत को काफ़ी वसी किया। याद रखिएगा कि हमारे पास जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ऐसे इंसान थे जो कि काफ़ी काम के बंदे थे। काफ़ी काम के बंदे थे, रिफ़ॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाया करते थे। इन्होंने काफ़ी ढंग की रिफ़ॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। मान लीजिए कि इससे पहले जो है वो टैक्सेस को पे करने का उस तरह से अंदाज़ नहीं था और इससे पहले जो है लोग करेंसी को यूज़ नहीं किया करते थे। सो इन्होंने कोशिश की सारी की सारी चीज़ों को मैं चेंज कर सकूँ। यही वजह है कि इंडिया के अंदर जो कैनाल्स का, जो पानी का और फसलों को पानी पहुँचाने का सबसे बड़ा नेटवर्क था, वो भी इन्होंने जो है वो कायम किया और उसी को वो लेके चले। इनफैक्ट इन्होंने एक जो है सिलसिला जो है वो कायम करने की कोशिश की कि हम हर तरह से खुद कफ़ील हो जाएँ इंडिया में रहते हुए। सो ये हमारे पास रिफ़ॉर्म्स और कैनाल्स का क्रेडिट भी हमारे पास जो है वो जाता है मोहम्मद तुगलक को, ठीक है जी? हमारे पास जो है येस डेफिनिटली द फर्स्ट पर्सन गियासुद्दीन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, गियासुद्दीन तुगलक जो है वो उनको जो है बताते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। ऑफ़िशियल लैंग्वेज उन दिनों में जब हमारे पास गियासुद्दीन तुगलक की हुकूमत होती थी, वो ऑफ़िशियल लैंग्वेज हमारे पास पर्शियन थी। ये जी, यहाँ तक जो है वो चीज़ें नोट कर लीजिए। उसी लिंक से क्लास को दोबारा जॉइन करते हैं। कुछ मज़ीद चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं और जैसे ही क्लास में दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करके वापस जाते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो जॉइन द क्लास अगेन फ्रॉम द सेम लिंक।